हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्फिनिट कोचिंग क्लासेस। आज का जो ये हमारा वीडियो है जो सीरीज चल रहा था पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, उसका ये लास्ट पार्ट होने वाला है, यानी कि पार्ट 13। एंड बेसिकली इन दिस पार्ट वी आर गोइंग टू डील विद दिस टू टॉपिक्स, दैट इज पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस एंड सोवर्निटी ऑफ द पार्लियामेंट। यानी कि जो पहला हमारा टॉपिक है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, उसमें हम डिस्कशन करेंगे जो स्पेशल राइट्स, इम्यूनिटीज और जो एग्जेम्पशंस हैं डिफरेंट मेंबर्स के पास, कमिटीज के पास और पार्लियामेंट के पास, वो बात उसके ऊपर एक नज़र डालेंगे। और साथ ही साथ हम देखेंगे जो हमारे पार्लियामेंट की पावर्स हैं, यानी कि जो संप्रभुता हम कहें, उसकी सॉवरेनिटी के बारे में डिस्कशन करेंगे और उससे जुड़ी कुछ फैक्टर्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम जानेंगे आज की वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। पहले जो है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के ऊपर एक नज़र डाल लेते हैं। तो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस होता क्या है, उसके मीनिंग के ऊपर बेसिकली। तो उसके मीनिंग क्या होता है, अगर हम कहें पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस आर स्पेशल राइट्स, इम्यूनिटीज एंड एग्जेम्पशंस एंजॉयड बाय टू हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, देयर कमिटीज एंड देयर मेंबर्स। तो इसका अगर डेफिनेशन देखें हम, तो ये क्या कहता है कि देखिए, जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस होते हैं, दीज आर स्पेशल राइट्स। ये जो होते हैं ये स्पेशल राइट्स होते हैं, इम्यूनिटीज होते हैं और एग्जेम्पशंस होते हैं। ओके, जो कि किनको मिलता है, दोनों हाउस को, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, उनके कमिटीज और उनके जो मेंबर्स होते हैं, जो एमपीज होते हैं, उनके पास ये प्रिविलेजेस रहता है। ओके, नेक्स्ट, दे आर नेसेसरी इन ऑर्डर टू सिक्योर द इंडिपेंडेंस एंड इफेक्टिवनेस ऑफ देयर एक्शंस। यानी कि ये जो प्रिविलेजेस होते हैं ये क्यों जरूरी है, क्यों दिए जाने चाहिए इन लोगों को। तो ये जो प्रिविलेजेस हैं ये इसलिए जरूरी है बिकॉज इन ऑर्डर टू सिक्योर द इंडिपेंडेंस एंड इफेक्टिवनेस ऑफ देयर एक्शंस। जो भी काम करेंगे हमारे जो पार्लियामेंट के जो हाउसेस, उनके जो काम के ऊपर पूरा कंप्लीट इंडिपेंडेंस रहे और उनके जो काम है वो कंप्लीटली इफेक्टिवली हो सके। ओके, उसके ऊपर कोई ऑब्स्ट्रक्शन, कोई रेस्ट्रिक्शन ना हो, उसके लिए ये प्रिविलेजेस दिए गए हैं। ओके, देखिए, विदाउट दिस प्रिविलेजेस द हाउस कैन नाइदर मेंटेन देयर अथॉरिटी। जो दोनों हाउसेस हैं ये उनका अथॉरिटी मेंटेन नहीं कर सकते, उनकी डिग्निटी और ना ही ऑनर, and nor can protect their members from any obstruction in the discharge of their parliamentary responsibility। तो हमारे जो MPs हैं, डिफरेंट मेंबर्स हैं, उनके जो वो बहुत सारे काम करते हैं, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, उनको बहुत सारे रेस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं। ओके, तो वो जो रेस्पॉन्सिबिलिटी को एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक तरह से काम करने के लिए उन्हें कुछ फ्रीडम चाहिए होता है, उन्हें कुछ इंडिपेंडेंस चाहिए होता है। ओके, ताकि उनके जो फंक्शनिंग में कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना आए, कोई रेस्ट्रिक्शंस ना आए। ओके, तो उसके लिए ये सारे प्रिविलेजेस बहुत जरूरी होते हैं और इनके बिना उनका काम करना इतना, इट विल नॉट बी दैट इजी। ओके, बहुत सारे ऑब्स्ट्रक्शंस, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस आते हैं, तो उसके लिए प्रिविलेजेस बहुत जरूरी है। ओके, तो आगे देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो एक्सटेंड्स दिस प्रिविलेजेस टू दोज पर्सन्स हु आर एंटाइटल्ड टू स्पीक एंड टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ ए हाउस ऑफ ए पार्लियामेंट और एनी ऑफ इट्स कमिटी। यानी कि देखिए, ये जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस होता है ये ना सिर्फ एमपीज को मिलते हैं, यानी कि ना सिर्फ मेंबर्स ऑफ द बोथ हाउसेस को मिलते हैं, इसके अलावा जो भी प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे कि आपके कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हो गए, फिर डिफरेंट मिनिस्टर्स हो गए, तो उनके लिए भी ये एप्लीकेबल होते हैं, यानी कि उनको भी ये प्रिविलेजेस प्रोवाइड किए जाते हैं। ओके, और अगर कोई भी पार्लियामेंट्री कमिटीज हो और उनके मेंबर्स कोई बाहर से हो, यानी कि नो एमपीज के अलावा कोई दूसरा मेंबर्स भी हो जो कि पार्टिसिपेट कर सकते हैं और बोल सकते हैं इन द हाउसेस, तो उनके पास भी ये प्रिविलेजेस उस दौरान रहती है। ओके, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट आगे। क्लासिफिकेशन, ये जो प्रिविलेजेस होता है इन्हें क्लासिफाई किया गया है, तो क्या है इनका क्लासिफिकेशन देखते हैं। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज, यानी कि दो कैटेगरीज में इसे क्लासिफाई किया जा सकता है। पहला जो है, दोज आर एंजॉयड बाय ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट कलेक्टिवली। तो कलेक्टिव एक प्रिविलेजेस होता है। ओके, जो कि एज ए ग्रुप, एज ए टीम, एज ए होल जो मिलता है जो प्रिविलेज, वो एक होता है। और दूसरा कैटेगरी जो होता है, दोज आर एंजॉयड बाय द मेंबर्स इंडिविजुअल, जो इंडिविजुअल मेंबर्स के ऊपर भी लागू होता है, यानी कि इंडिविजुअल मेंबर्स को भी मिलते हैं जो प्रिविलेजेस। ओके, तो ये दो ब्रॉड कैटेगरीज होते हैं पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के। पहला देखते हैं कलेक्टिव प्रिविलेजेस के बारे में। ओके, तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट सेज इट हैज द राइट टू पब्लिश इट रिपोर्ट्स। यानी कि जो हमारे प्रोसीडिंग्स होंगे हाउस के, लोकसभा हो या राज्यसभा हो, पार्लियामेंट के जो प्रोसीडिंग्स होंगे, वो हाउस के जो रिपोर्ट्स होंगे उसको पब्लिश करने की राइट्स है। डिबेट्स एंड प्रोसीडिंग्स एंड ऑल्सो द राइट टू प्रोहिबिट अदर्स फ्रॉम पब्लिशिंग द सेम। यानी कि हाउस के पास वो पावर है, वो खुद के जो रिपोर्ट्स होंगे, डिबेट्स होंगे, प्रोसीडिंग्स होंगे, उसे पब्लिश कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। और साथ ही साथ क्या होता है, जो अगर कोई दूसरा इसे पब्लिश करना चाहे तो उसे रेस्ट्रिक्ट करने का, प्रोहिबिट करने का पावर भी इनके पास है। ओके, बट ये जो अमेंडमेंट हुआ था, आर्टिकल अमेंडमेंट नंबर 44th अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1978 में आया था, ये क्या किया है, इसने जो फ्रीडम ऑफ प्रेस टू पब्लिश ट्रू रिपोर्ट्स ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स ये अलाउ कर दिया। यानी कि जो प्रेस है, हमारा जो मीडिया है, ये रिपोर्ट्स पब्लिश कर सकते हैं। ओके, जो ट्रू रिपोर्ट्स होंगे पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स की, उसे पब्लिश करने का इन्हें परमिशन मिल गया। ओके, विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ द हाउस। तो इसके लिए जो हाउस का प्रायर परमिशन लेना जरूरी नहीं है। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट सेज दिस दैट द
हाउस हैज द राइट टू पब्लिश इट रिपोर्ट्स, डिबेट्स एंड प्रोसीडिंग्स। ओके, देखिए दूसरा, इट कैन एक्सक्लूड स्ट्रेंजर्स, ये स्ट्रेंजर्स को एक्सक्लूड कर सकते हैं फ्रॉम इट्स प्रोसीडिंग एंड होल्ड सीक्रेट सिटिंग टू डिस्कस सम इंपॉर्टेंट मैटर। अगर कोई इंपॉर्टेंट मैटर के ऊपर डिस्कशन करना हो, ओके, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो, बहुत ज़रूरी हो, देन इन दैट केस एक सीक्रेट सिटिंग भी की जा सकती है। ओके, जहाँ की जो स्ट्रेंजर्स होंगे, बाहर के जो मेंबर्स होंगे या फिर बाहर के जो पर्सन्स होंगे, उन्हें अलाउ नहीं किया जाएगा इनटू द पार्लियामेंट। नेक्स्ट देखते हैं, इट कैन मेक रूल्स टू रेगुलेट इट्स ओन प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस एंड टू एजुकेट अपॉन सच मैटर्स। देखिए, जैसे कि हमें पता है, जो पार्लियामेंट अपना बिजनेस कंडक्ट करने के लिए, अपना फंक्शनिंग करने के लिए डिफरेंट रूल्स और रेगुलेशंस बना सकता है। ओके, इट कैन मेक्स रूल्स टू रेगुलेट इट्स ओन प्रोसीजर, जो अपना प्रोसीजर होता है, पार्लियामेंटरी प्रोसीजर्स जिसे हम कहते हैं, तो आइदर ऑफ द टू हाउसेस में उनके खुद का रूल्स हैं। ओके, कुछ प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है और कुछ उनके खुद से बना हुआ कन्वेंशंस और रूल्स से वो रेगुलेट करते हैं अपना प्रोसीडिंग्स। ओके, अपना काम करते हैं, तो वो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस वो खुद बना सकते हैं टू एजुकेट अपॉन सम मैटर्स, यानी कि खुद के जो प्रोसीडिंग्स के लिए, खुद के बिजनेस कंडक्ट करने के लिए वो रूल्स खुद ही बना सकते हैं। नेक्स्ट, इट कैन पनिश मेंबर्स, मेंबर्स को पनिश भी कर सकते हैं, एज वेल एज आउटसाइडर्स, मेंबर्स को भी और आउटसाइडर्स को भी, फॉर व्हाट रीजन, फॉर ब्रीच ऑफ इट्स प्रिविलेजेस और इट्स कंटेम्प्ट बाय रिप्रीमेंड, एडमोनिशन और इम्प्रिजनमेंट। देखिए, तो अगर कोई मेंबर्स या फिर कोई आउटसाइडर अपना जो प्रिविलेजेस जो प्रोवाइड कर मिला है उनके लिए, जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं, तो वो जो प्रिविलेजेस का ब्रीच करते हैं, वायलेशन करते हैं, देन इन दैट केस जो हमारे हाउस है वो उन्हें फटकार लगा सकता है, चेतावनी दे सकता है, और या फिर इम्प्रिजनमेंट यानी कि जेल में भी डालने का तक पावर है इनके पास। ओके, ये पनिश करने का पावर पार्लियामेंट के पास है। तो इट हैज द राइट टू रिसीव इमीडिएट इन्फॉर्मेशन ऑफ अरेस्ट, डिटेंशन, कन्विक्शन, इम्प्रिजनमेंट एंड रिलीज ऑफ ए मेंबर। तो एक मेंबर को अरेस्ट करवाने का, डिटेंशन करने अगर किया जाता है, कन्विक्शन किया जाता है, इम्प्रिजनमेंट किया जाता है, देन इन दैट केस उससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन हो, क्यों अरेस्ट किया गया, क्या उसका रीजन है, तो इमीडिएट इन्फॉर्मेशन रिसीव करने का, पाने का उनका पूरा राइट्स है, पूरा पावर्स है। ओके, सो अगर किसी भी मेंबर को अरेस्ट किया जाता है, डिटेंट किया जाता है या फिर इम्प्रिजनमेंट किया जाता है, then in that case the parliament has the whole power to get its immediate information, उसके रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन उनके पास ये हासिल कर सकते हैं। इट कैन इंस्टीट्यूट इंक्वायरीज एंड ऑर्डर द अटेंडेंस ऑफ विटनेस एंड सेंड फॉर रिलेवेंट पेपर एंड रिकॉर्ड, यानी कि अगर कोई मेंबर एब्सेंट रहा हो, ओके, बहुत दिन से, तो उनके ऊपर जो एक इंक्वायरी की जा सकती है, इंक्वायरीज कर सकते हैं, या फिर ऑर्डर द अटेंडेंस ऑफ विटनेस एंड सेंड फॉर रिलेवेंट पेपर्स एंड रिकॉर्ड्स, तो उनके डिटेल में वो डिटेल्स सर्च कर सकते हैं, वो अवेल कर सकते हैं उनके बारे में। ओके, तो ये भी एक पावर है। तो कोर्ट्स आर प्रोहिबिटेड टू इंक्वायर इनटू द प्रोसीडिंग्स ऑफ ए हाउस और इट्स कमिटीज, तो जो भी प्रोसीडिंग्स होगा हाउस का, ओके, दोनों हाउस के जो भी प्रोसीडिंग्स होंगे, तो कोर्ट्स को प्रोहिबिट किया गया है उनकी प्रोसीडिंग्स के ऊपर इंक्वायर करने की, यानी कि जो भी प्रोसीडिंग्स होंगे, जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शंस होगा विद इन बोथ ऑफ द हाउसेस, तो उसके ऊपर कोर्ट का कोई राइट नहीं है इंक्वायर करने की। ओके, या फिर उसके जो कमिटीज के जो डिसीजंस होंगे उसके ऊपर भी इंक्वायरी नहीं बैठ सकता, ये याद रखिए। नो पर्सन्स कैन बी अरेस्टेड, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोई भी मेंबर्स, कोई भी पर्सन को दे कैन नॉट बी अरेस्टेड, एंड नो लीगल प्रोसेस कैन बी सर्व विद इन द प्रीसेंट ऑफ द हाउस विदाउट द परमिशन ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो भी होंगे, यानी कि अगर लोकसभा है तो स्पीकर और राज्यसभा है तो चेयरमैन, तो उनके परमिशन के बिना हाउस के अंदर विद इन द प्रेजेंट यानी कि विद इन द हाउस, ओके, विद इन द प्रेमाइस ऑफ द हाउस, द प्रेसिडेंट ऑफ द हाउस, किसी को भी आप अरेस्ट नहीं कर सकते या फिर कोई भी लीगल प्रोसेस उसके अगेंस्ट नहीं किया जा सकता विदाउट द परमिशन ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, ये याद रखिए। सो दीज आर ऑल द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द पार्लियामेंट। ओके, उसके बाद देखते हैं इंडिविजुअल प्रिविलेजेस क्या होते हैं। ओके, यानी कि जो इंडिविजुअली पर एवरी मेंबर को मिला है। ओके, तो पहला देखते हैं, देखिए पहला जो है, दे कैनॉट बी अरेस्टेड ड्यूरिंग द सेशंस ऑफ पार्लियामेंट एंड 40 डेज बिफोर द बिगिनिंग एंड 40 डेज आफ्टर द एंड ऑफ द सेशन। देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो हमारे मेंबर्स होंगे यानी कि एमपीज होंगे, ओके, पार्लियामेंट के, उन्हें अरेस्ट नहीं किया जा सकता। कब? ड्यूरिंग द सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का सेशन जब चल रहा है, तो इन दैट केस दे कैनॉट बी अरेस्टेड। और 40 डेज बिफोर द बिगिनिंग, यानी कि तो सेशन शुरू होने के 40 दिन पहले और 40 दिन के बाद भी उन्हें अरेस्ट नहीं किया जा सकता। ओके, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। ड्यूरिंग द सेशन 40 डेज बिफोर एंड 40 डेज आफ्टर द एंड ऑफ इच सेशन दे कैन नॉट बी अरेस्टेड। बट ये जो अरेस्ट का प्रोविजन है, दिस प्रिविलेज इज अवेलेबल ओनली इन सिविल केसेस, दिस इज ओनली इन केस ऑफ सिविल केसेस। बट अगर क्रिमिनल केस हो या फिर कोई प्रिवेंटिव डिटेंशन का केस हो, देन इन दैट केस उन्हें अरेस्ट किया जा सकता है। ओके, बट इन केस ऑफ सिविल केसेस दे कैन नॉट बी अरेस्टेड ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड, ये याद रखिए। ये होता है इंडिविजुअल प्रिविलेज जो कि सारे मेंबर्स को मिले हैं। ओके, दे हैव द फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट, जो हम
देखते हैं जब भी संसद में प्रोसीडिंग्स चलता रहता है, सेशन चलता रहता है, बहुत हल्ला गुल्ला रहता है, हो हल्ला करते रहते हैं सारे के सारे, तो वो जो जितना बोलते हैं इतना हो हल्ला करते हैं, ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है इसी की वजह से। ओके, तो एवरी मेंबर्स हैव द फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट, उन्हें बोलने का पूरा फ्रीडम है, कुछ भी वो बोल सकते हैं। ओके, एंड नो मेंबर इज लायबल टू एनी प्रोसीडिंग्स इन एनी कोर्ट फॉर एनीथिंग सेड, अगर वो कुछ भी बोलें तो उसके लिए कोई भी कोर्ट में उन्हें लायबल नहीं किया जाएगा, यानी कोई भी कोर्ट में उनके ऊपर इंक्वायरी नहीं होगी, केस नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। ओके, और एनी वोट गिवन बाय हिम इन पार्लियामेंट और इट्स कमिटी, और एक बात है, अगर वो किसी को भी वोट देते हैं या फिर कुछ भी कहते हैं, देन इन दैट केस इट इज ऑल्सो नॉट सब्जेक्टेड टू द जुरिस्डिक्शन ऑफ एनी कोर्ट। ओके, किसी भी कोर्ट में उसके ऊपर इंक्वायरी नहीं हो सकती। ओके, नेक्स्ट, दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ज्यूरी सर्विस, ये जो होते हैं मेंबर्स इंडिविजुअली, दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ज्यूरी सर्विस, यानी कि ये क्या कर सकते हैं, दे कैन रिफ्यूज टू गिव एविडेंस, अगर किसी भी केस से ये रिलेटेड हो, किसी भी केस के ऊपर इन्हें कोई इन्फॉर्मेशन एज ए विटनेस हो या फिर कोई ऐसे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन इनसे अगर मांगा जाए, दे कैन रिफ्यूज टू गिव दैट। ओके, ये मना भी कर सकते हैं टू गिव एविडेंस एंड अपीयर एज विटनेस इन केस पेंडिंग इन ए कोर्ट व्हेन पार्लियामेंट इज इन सेशन, जब भी पार्लियामेंट सेशन में हो तो ये मना कर सकते हैं, ये रिफ्यूज कर सकते हैं क्लियरली टू अपीयर एज ए विटनेस के तौर पर अपीयर होने के लिए या फिर कोई एविडेंस देने के लिए कोर्ट में भी। ये जो राइट्स हैं, ये जो प्रिविलेजेस हैं, ये टू द मेंबर्स, और ये इंडिविजुअल प्रिविलेजेस होते हैं सबके। ओके, ये याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट, ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस एंड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, हमने जैसे कि बात की, जो टर्म्स होते हैं ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस का, जो यानी कि जो वायलेशन होते हैं ये सारे प्रिविलेजेस के, वो कब होता है, किसे हम कंसिडर करेंगे, और जो कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस होता है वो क्या होता है, देखते हैं। When any individual or authority disregards or attacks any of the privileges, rights and immunities either of the member individually or the house in a collective capacity, the offense is termed as breach of privileges and is punishable by the house। देखिए, तो जो breach of privileges होता है वो क्या होता है, देखिए, जब भी कोई इंडिविजुअल और अथॉरिटी, ओके, कोई भी इंडिविजुअल मेंबर हो या अथॉरिटी हो, डिसरिगार्ड्स और अटैक्स एनी ऑफ द प्रिविलेजेस, यानी कि अपना जो प्रिविलेजेस है, अभी हमने जैसे देखा स्पेशल राइट्स एग्जेम्पशंस हैं, उसको अगर डिसरिगार्ड करते हैं, ओके, और अटैक करते हैं राइट्स एंड इम्यूनिटीज जो भी इनके पास हैं उनके ऊपर, आइदर ऑफ द मेंबर इंडिविजुअली हो और ऑफ द हाउस इन ए कलेक्टिव कैपेसिटी, आइदर इंडिविजुअली हो या फिर कलेक्टिवली हो, द ऑफेंस इज टर्म्ड एज ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस एंड इज पनिशेबल बाय द कोर्ट, उसे हम ब्रीच ऑफ प्रिविलेज कहेंगे, यानी कि उनके जो पावर्स हैं, उनकी जो स्पेशल राइट्स हैं, उसका मिसयूज करेंगे। ओके, मिसयूज करके उसको वायलेशन करेंगे, जो भी पावर उनके पास है, जो भी राइट्स दिए गए हैं, उसको यूज करके वो कुछ गलत कर रहे हैं, देन इन दैट केस इट इज punishable by the court and it is known as the breach of privileges। next जो है, an act of omission which obstructs the house of parliament, कोई भी एक्ट हो, एक्ट और omission जो भी हो, which obstructs the house of parliament, जो कि हाउस ऑफ पार्लियामेंट को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, किस चीज में, हाउस ऑफ पार्लियामेंट हो, इनके मेंबर हो और इनके ऑफिसर्स हो, इन द परफॉर्मेंस ऑफ देयर फंक्शंस, कोई भी अगर मेंबर, कोई भी एक्ट हो, कोई भी ओमिशन हो, कुछ भी हो रहा है जिससे कि जो पार्लियामेंट की फंक्शनिंग हो, उनके मेंबर की फंक्शनिंग हो या फिर किसी ऑफिसर के उनके काम करने के ऊपर कोई ऑब्स्ट्रक्शन डाल रहा है या कोई रेस्ट्रिक्शंस डाल रहा है, और विच हैज अ टेंडेंसी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू प्रोड्यूस रिजल्ट्स अगेंस्ट द डिग्निटी, ऑथोरिटी एंड ऑनर ऑफ द हाउस, इज ट्रीटेड एज अ कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट। अगर कोई भी एक्ट ऐसा हो रहा है या फिर कोई भी ओमिशन ऐसा हो रहा है जिससे कि जो काम करने की प्रोसीजर है उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस हो रहा है, ओके, या फिर जो हाउस का डिग्निटी है, ऑथोरिटी है, ऑनर है, जो एक रेस्पेक्ट है, उसके ऊपर आंच आ रहा है, उसको वायलेट कर रहा है, उसको हैम्पर कर रहा है, देन इन दैट केस इट विल बी ट्रीटेड एज ए कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस। ओके, तो इस हाउस का ये कंटेम्प्ट माना जाएगा, यानी कि यू आर गोइंग अगेंस्ट द हाउस एंड यू आर हर्टिंग द डिग्निटी एंड ऑथोरिटी ऑफ द हाउस। ओके, तो अगर कोई ऐसा काम करता है तो उसे हम कहेंगे कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस। ओके, नेक्स्ट, सोर्स ऑफ प्रिविलेजेस, तो ये प्रिविलेजेस मिलते हैं, अब जैसे कि हमने डिस्कशन किया बहुत सारे प्रिविलेजेस, तो ये आते कहाँ से हैं, मिलते कहाँ से हैं। ओके, तो इनका जो सोर्स है वो कहाँ से है, देखते हैं। ओरिजिनली द कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज अंडर आर्टिकल 105 मेंशन 2 प्रिविलेज, ओरिजिनली जो था दो प्रिविलेजेस था इनके पास, यानी कि जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट एंड राइट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ हिज प्रोसीडिंग। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया था आर्टिकल 105 के अकॉर्डिंग इनके पास 2 प्रिविलेज थे, फ्रीडम ऑफ स्पीच और जो पब्लिकेशन की बात हमने की, जो अपना प्रोसीडिंग्स है, रिपोर्ट्स है, वो पब्लिश किया जा सकता है। ओके, ये 2 राइट्स थे, बट लेटर ऑन विद रिगार्ड टू अदर प्रिविलेजेस इट प्रोवाइडेड दैट दे वर टू बी सेम एज दोज ऑफ द ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स। ओके, जो बाकी सारे इसके अलावा, ये 2 राइट्स के अलावा, ये 2 प्रिविलेजेस के अलावा जो बाकी सारे हमने प्रिविलेजेस डिस्कस किए, वो सारे कहाँ से आए हैं, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स। ओके, तो इट्स कमिटीज एंड इट्स मेंबर अंटिल डिफाइंड बाय द पार्लियामेंट।
तो बाद में ये कहा गया कि जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स हैं, इनके पास जो भी, इनके मेंबर्स के पास, इनके कमिटीज के पास जो भी राइट्स हैं और प्रिविलेजेस हैं, वो सारी हमारे इंडियन मेंबर्स और इंडियन पार्लियामेंट में भी एप्लीकेबल होंगे, ऐसा कहा गया था, अनटिल डिफाइंड बाय द पार्लियामेंट। कब तक? जब तक कि पार्लियामेंट खुद से कुछ प्रिविलेजेस नहीं बना लेता। तो उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ? द 44th अमेंडमेंट ऑफ 1978 प्रोवाइडेड दैट द अदर प्रिविलेजेस ऑफ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट आर to be those which are laid on the date of its commencement, that is 20th June until defined by the parliament। देखिए, ये जो बात पहले बोली गई थी, इसके ऊपर एक और बार कंफर्मेशन मिल गया। कब? इन द 44th अमेंडमेंट ऑफ 1978। यानी कि इसमें क्या कहा गया? बस ये जो टर्म था ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में जो प्रिविलेजेस हैं, उसका हमारे इंडियन पार्लियामेंट में भी इस्तेमाल होगा, वो टर्म को सिर्फ हटाया गया है। यानी कि सेम चीज बोला गया है इन डिफरेंट वे। ओके, देखिए, The 44th Amendment of 78 provided that other privileges जो भी होंगे of each house of parliament are to be those which they had on the date of its commencement। यानी कि जो 20th जून 1979 था, इस दिन तक जो भी सारे privileges होंगे वो as usual रहेंगे। ओके, until defined by the parliament। यानी कि कौन से privileges थे? जो कि पहले था। ओके, दैट इज द प्रिविलेजेस प्रोवाइडेड बाय द ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स। तो वो जो प्रिविलेज था ये कंटिन्यू चला आ रहा था अंटिल 20th जून। और इसी दिन क्या कहा गया कि आज की डेट तक जो भी सारे प्रिविलेजेस हैं वो कंटिन्यू रहेंगे आगे तक अंटिल डिफाइंड बाय द पार्लियामेंट। ओके, जब तक कि चेंज नहीं किया जाता। तो वही बात इसमें जो है, इसमें भी वही है। यानी कि ये जो हम अभी प्रिविलेजेस देखे, ये सारे कौन से हैं? जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में जो सारे दिए जाते हैं उनके मेंबर्स के लिए, उनके कमिटीज के लिए, वो सारे हमारे इंडियन मेंबर्स, इंडियन कमिटीज और इंडियन पार्लियामेंट में भी एप्लीकेबल होते हैं। ओके, नेक्स्ट, दे आर बेस्ड ऑन 5 सोर्सेस मेनली। तो मेनली ये 5 सोर्सेस से इनका ये जो प्रिविलेजेस आते हैं। पहला जो है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, दूसरा वेरियस लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट, रूल्स ऑफ बोथ द हाउसेस, पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस और एंड में जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। तो ये 5 सोर्सेस हैं जिनसे कि ये जो सारे प्रिविलेजेस मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हमारा दूसरा टॉपिक जो कि है सॉवरेनिटी ऑफ द पार्लियामेंट। यानी कि हमारे पार्लियामेंट की संप्रभुता के ऊपर कुछ डिटेल्स देखते हैं। ओके, The doctrine of sovereignty of parliament is associated with the British parliament। ये जो कॉन्सेप्ट है sovereignty of the parliament की, ये आया है ब्रिटिश पार्लियामेंट से। ओके, तो sovereignty means the supreme power within the state। sovereignty का मतलब होता है सुप्रीम पावर। ओके, यानी कि अपनी कंट्री के अंदर द मोस्ट मीन्स हाईएस्ट पॉइंट पे हाईएस्ट पावर आपका ही होगा। ओके, दैट इज ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट हैज द सुप्रीम पावर विद इन द कंट्री। नेक्स्ट, the supreme power in Great Britain lies with the parliament, that is there is no legal restrictions on its authority and jurisdiction। जैसे कि हम अभी देखें तो ये sovereignty of parliament का जो कॉन्सेप्ट था वो ब्रिटिश पार्लियामेंट से आया है, जहाँ पे क्या होता है कि जो ग्रेट ब्रिटेन में होता है there is no legal restriction। जो पार्लियामेंट है उनका, उसके ऊपर कोई भी लीगल रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, उसके अथॉरिटी और जुरिस्डिक्शन के ऊपर कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। ओके, तो वहाँ से ये टर्म आया है। Next, the Indian Parliament on the other hand cannot be regarded as a sovereign body in similar sense as there are legal restrictions on its authority and jurisdiction। तो देखिए, अगर हम ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है और इंडिया की जो पार्लियामेंट है उनकी सोवरेनिटी को कंपेयर करें, ओके, तो ब्रिटेन के पास जो है कोई भी लीगल रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, यानी कि कंप्लीटली सोवरेन है। बट इन केस ऑफ इंडिया ये क्या है, कंप्लीटली सोवरेन हम नहीं कर सकते, बिकॉज हमारे जो इंडियन पार्लियामेंट है उसके पास कुछ लीगल रेस्ट्रिक्शंस हैं, उसके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड हैं। ओके, उसका अथॉरिटी और जुरिस्डिक्शन के ऊपर। तो वो क्या है आगे देखेंगे। द फैक्टर्स दैट लिमिट द सोवरेनिटी ऑफ इंडियन पार्लियामेंट आर। तो ये जो 4 फैक्टर्स हैं, जो 4 पॉइंट्स अभी आप देख रहे हैं, तो ये पॉइंट्स बेसिकली दिस एक्ट्स एज ए लीगल रेस्ट्रिक्शंस ऑन द सोवरेनिटी ऑफ द पार्लियामेंट। यानी कि हमारे पार्लियामेंट की संप्रभुता के ऊपर ये एक रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं। ओके, जिससे कि हमारा जो पार्लियामेंट है वो कंप्लीटली सोवरेन नहीं हो सकता एज दैट ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट। सो वो फैक्टर्स क्या है देखते हैं। पहला जो है रिटन नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, देन फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू, और चौथा जो है फंडामेंटल राइट्स। तो इसके ऊपर एक एक करके हम नजर डालेंगे। तो देखते हैं पहला जो है रिटन नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, हाउ द रिटन नेचर ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इम्पोजेस ए रेस्ट्रिक्शंस ऑन द सोवरेनिटी ऑफ द पार्लियामेंट। उसके ऊपर एक ओवरव्यू देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड इन आवर कंट्री। तो हमारा जो संविधान है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसे फंडामेंटल लॉ कहा जाता है हमारी कंट्री की। ओके, इट इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ आवर कंट्री, ऑफ द लैंड बेसिकली अगर हम कहें।
देखिए, इट हैज डिफाइंड द ऑथोरिटी एंड जुरिस्डिक्शन ऑफ ऑल द 3 ऑर्गन्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, दैट इज एंड नेचर ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन देम। यानी कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें क्लियरली मेंशन है, जैसे कि हमें पता है हमारा जो है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, और इसकी वजह से यहाँ पे क्लियरली मेंशन है जो भी 3 ऑर्गन्स हैं हमारे यूनियन गवर्नमेंट के, यानी कि द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, उनके काम सेपरेट किए गए हैं। और जो नेचर ऑफ इंटर रिलेशनशिप, तो एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन के साथ कैसे इंटर रिलेट होगा, कैसे वर्क करेंगे मिलके, उसके ऊपर भी कंप्लीटली सारी प्रोसीजर्स एक्सप्लेन है, डिटेल मेंशन किए गए हैं। ओके, तो हेंस द पार्लियामेंट हैज टू ऑपरेट विद इन द लिमिट्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जैसे कि हम पता है जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो लिमिट दिया गया है पार्लियामेंट के लिए, उसी के अंदर रह के ही, उसी दायरे के अंदर रह के ही पार्लियामेंट को अपनी ड्यूटीज, अपने काम करना होता है। ओके, दिस इज ऑल्सो लीगल डिस्टिंक्शन बिटवीन द लेजिस्लेटिव अथॉरिटी एंड द कॉन्स्टिट्यूएंट अथॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। तो अगर हम देखें जो हमारा लेजिस्लेटिव अथॉरिटी और कॉन्स्टिट्यूएंट अथॉरिटी रहते हैं पार्लियामेंट में, वो भी सेपरेट होते हैं लीगली, उनका भी पावर्स, उनका भी फंक्शंस अलग अलग किए जाते हैं। ओके, तो ये भी ऑलरेडी मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके अकॉर्डिंग काम चलता है सारा का सारा। तो नेक्स्ट अगर हम देखें, मोर एवर टू इफेक्ट सर्टेन अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन द रैटिफिकेशन ऑफ हाफ द स्टेट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। तो देखिए जो पार्लियामेंट है उसके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस है, उसके जो कंप्लीट फंक्शंस है उसके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं। जैसे कि हमें अगर देखें जो अमेंडमेंट्स, कुछ अमेंडमेंट्स करना हो हमें कॉन्स्टिट्यूशन में, देन आधे जो स्टेट लेजिस्लेचर होंगे उनके भी रेटिफिकेशन की जरूरत होती है। तो ये भी एक रेस्ट्रिक्शन हो गया कि पार्लियामेंट कंप्लीटली खुद से कुछ नहीं कर सकता, एवरीथिंग कैन नॉट बी डन बाय द solely by the Parliament of India। तो उस हिसाब से भी कुछ restrictions mention है हमारे constitution में। Okay, in Britain the constitution is neither written nor there is anything like a fundamental law of the land। अगर हम ब्रिटेन के साथ कंपेयर करें तो उनके पास ना उनका खुद का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और ना ही कोई ऐसे फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड ऐसा कुछ है। ओके, दे वर्क ऑन द बेसिस ऑफ कन्वेंशंस। ओके, तो ये है पहला फैक्टर। दूसरा जो फैक्टर है वो है फेडरल सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट। तो हमारे इंडिया में जो, जैसे कि हम पता है, जो फेडरल सिस्टम चलता है यानी कि डिवीजन ऑफ पावर्स, तो उसके हिसाब से अगर हम देखें, इन इंडिया हैज ए फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट विद ए कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स। जैसे कि हमें पता है जो हमारे सेंटर है और स्टेट है उनके बीच एक पावर डिवाइड किया गया है। ओके, दैट इज व्हाट वी कॉल फेडरल सिस्टम। बोथ हैज टू ऑपरेट विद इन द स्फीयर्स अलॉटेड टू देम। तो जिसके पास जिसको जितना दायरा दिया गया है, जिसको जितने पावर्स के अंदर दिया गया है, उसी के अंदर उन्हें रह के काम करना होता है। ओके, उसी लिमिट के अंदर, उससे बाहर नहीं जा सकते। ओके, पार्लियामेंट्स गेट्स कन्फाइंड टू द सब्जेक्ट्स एनुमरेटेड इन द यूनियन लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट एंड डज नॉट एक्सटेंड टू द सब्जेक्ट्स इन द स्टेट लिस्ट। ओके, देखिए अगर हम ये पॉइंट की कंसिडर करें, देखिए ये जो स्फीयर्स ऑलरेडी डिफाइंड है, ओके, जिसके अंदर रह के उन्हें काम करना होता है। तो पार्लियामेंट जो है वो यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट के अंदर ही उसके जो सब्जेक्ट्स के रिलेटेड ही लॉज और एक्ट्स बना सकता है, और जो स्टेट लिस्ट का है वो स्टेट ही बनाएंगे, स्टेट लेजिस्लेचर ही बनाएंगे। तो इट डज नॉट एक्सटेंड्स टू द सब्जेक्ट्स इन द स्टेट लिस्ट। तो ये एक रेस्ट्रिक्शन हो गया। फिर अगर हम देखें ब्रिटेन की केस में क्या होता है, ब्रिटेन ऑन द अदर हैंड हैज ए यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड हेंस ऑल द पावर्स आर वेस्टेड इन द सेंटर। तो ब्रिटेन में क्या होता है, उनका फेडरल सिस्टम नहीं है बल्कि यूनिटरी सिस्टम है, और जो सारा पावर होता है वो सेंटर के पास ही रहता है। ओके, नेक्स्ट, सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू। ये जो है तीसरा फैक्टर विच इज रिस्पांसिबल टू इंपोज रिस्ट्रिक्शंस ऑन द सोवरेनिटी ऑफ द पार्लियामेंट। तो पहला है, देखिए, द एडॉप्शन ऑफ एन इंडिपेंडेंट जुडिशियरी विद द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू आल्सो रेस्ट्रिक्ट द सुप्रीमेसी ऑफ आवर पार्लियामेंट। तो हमारा पार्लियामेंट कंप्लीटली सुप्रीम नहीं है, किस लिए, बिकॉज ऑफ वन ऑफ दिस फैक्टर दैट इज सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू। ओके, तो इससे क्या होता है, जो हमारा जुडिशियरी है वो इंडिपेंडेंट है और इसके पास जो है जुडिशियल रिव्यू का एक पावर है जिससे कि वो रिस्ट्रिक्ट कर देता है पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी। तो पार्लियामेंट मनचाहा ढंग से काम नहीं कर सकता, इट हैज टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, और उसके ऊपर जो चेक एंड बैलेंस रखने का काम करता है वो है हमारा जुडिशियरी। ओके, एक चेक, एक कंट्रोल, एक सुपरविजन रखता है। ओके, देखिए, बोथ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट कैन डिक्लेयर द लॉज एनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट एज वॉइड एंड अल्ट्रा वायलेंस। यानी कि देखिए, अगर कोई लॉ पार्लियामेंट बनाता है तो उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू करके जो हमारा जुडिशियरी है यानी कि हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट्स, वो उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल या फिर वॉइड भी डिक्लेयर कर सकते हैं अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जा रहा है। ओके, अगर कोई भी लॉ कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है देन इन दैट केस उसे वॉइड और अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जा सकता है। ओके, तो इस केस में हमारा जो पार्लियामेंट वो सुप्रीम नहीं हो सकता। ओके, नेक्स्ट, ऑन द अदर हैंड देयर इज नो सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन ब्रिटेन। अगर हम ब्रिटेन के साथ कंपेयर करें तो उनके पास उनके जो कोर्ट होते हैं, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, उनके जो जुडिशियरी है उनके पास ऐसे जो जुडिशियल रिव्यू का पावर नहीं है। ओके, दैट्स व्हाई द पार्लियामेंट इज सुप्रीम इन देयर केस।
The British courts have to apply the parliamentary laws to specific cases without examining their constitutionality, legality और reasonableness. यानी कि जो ब्रिटिश के कोर्ट्स होते हैं, ब्रिटेन के कोर्ट्स होते हैं, वो पार्लियामेंट्री लॉ जैसे बनाए जाएंगे उसके हिसाब से ये काम करेंगे. ओके, उनकी जो कॉन्स्टिट्यूशनलिटी के ऊपर कोई चेक नहीं है, उनकी लीगलिटी ये ठीक है या भूल है, उनके रिजनेबलनेस उसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन नहीं करेंगे. ओके, इन केस ऑफ ब्रिटेन, बिकॉज दे हैव नो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, उनका कोई लिखा हुआ संविधान नहीं है, उनका कोई लिखा हुआ प्रोविजंस नहीं है, तो इसके साथ वो मैच करेंगे और ये सारी बातें करेंगे. ओके, तो इन दैट केस द ब्रिटेन पार्लियामेंट इज कंप्लीटली सुप्रीम. लास्ट अगर फैक्टर हम देखें फंडामेंटल राइट्स, तो फंडामेंटल राइट्स जैसे कि हम पता है, द अथॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट इज रेस्ट्रिक्टेड बाय द इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए कोड ऑफ जस्टिसेबल फंडामेंटल राइट्स अंडर पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. देखिए, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं जो कि पार्ट 3 के में मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन के, वो भी दे ऑल्सो एक्ट एज ए रेस्ट्रिक्शंस. ओके, तो पार्लियामेंट अपना मनचाहा लॉज, मनचाहा एक्ट्स नहीं ला सकता, बिकॉज इट हैज टू लुक अपॉन द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स के ऊपर भी उसे नजर डालनी होती है, क्योंकि उसके अगेंस्ट अगर ये जाए या फिर उसे वायलेट करता है, देन इन दैट केस इट विल बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल. देखिए, आर्टिकल 13 प्रोहिबिट्स द स्टेट्स फ्रॉम मेकिंग ए लॉ दैट आइदर टेक्स अवे टोटली और एब्रोगेट्स इन पार्ट ए फंडामेंटल राइट्स. तो आर्टिकल 13 के अकॉर्डिंग क्या कहता है, अगर कोई भी लॉ उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जा सकता है अगर वो पार्लियामेंट यानी कि फंडामेंटल लॉ के फंडामेंटल राइट के किसी भी पार्ट को या फिर टोटली किसी भी फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है. ओके, इन दैट केस Hence, parliamentary laws that contravenes the fundamental rights shall be void. अगर कोई भी parliamentary law जो कि वायलेट करता है, ओपोज करता है किसी भी फंडामेंटल राइट्स का, तो वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है बाय द सुप्रीम कोर्ट. इन ब्रिटेन देयर इज नो कोडिफिकेशन ऑफ जस्टिफिकेबल फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन. बट जैसे कि हम पता है, ब्रिटेन में ये जो फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई कोडिफिकेशन नहीं है और वो जस्टिसेबल भी नहीं है. सो दैट्स व्हाई द ब्रिटेन पार्लियामेंट इज कंप्लीटली सुप्रीम. देयरफॉर इवन दो द नोमेनक्लेचर एंड ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न ऑफ आवर पार्लियामेंट इज सिमिलर टू दैट ऑफ ब्रिटेन. जैसे कि हम पता है, जो हमारा नाम है और जो ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न है, ऑर्गेनाइजेशन है हमारे पार्लियामेंट के, वो कंपेरेबल टू दैट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट, बट देयर इज ए सब्सटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू. एक डिफरेंस है दोनों पार्लियामेंट्स के बीच में. द इंडियन पार्लियामेंट इज नॉट ए सुप्रीम बॉडी इन द सेंस दैट एज ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट. अगर हम ब्रिटेन के साथ कंपेयर करें तो उतना सुप्रीम नहीं है हमारा इंडियन पार्लियामेंट. हालांकि इसके पास बहुत सारे पावर हैं, बहुत सारे फंक्शंस हैं, लेकिन ये कंप्लीटली सुप्रीम नहीं है बिकॉज ऑफ दिस रेस्ट्रिक्शंस. ओके, तो इसी के साथ आज का जो हमारा वीडियो खत्म होता है फ्रेंड्स. थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग. और अब अगर आपको ये अच्छा लगा हो, एडवांटेजेस लगा हो, यूजफुल लगा हो, देन प्लीज डू लाइक एंड शेयर एंड डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल. थैंक यू फ्रेंड्स.